ठीक है। तो अब सॉलिड में दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये दो तरह का प्रॉपर्टीज को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो तीन तरह का है। इसके बेसिस पे अगर देखेंगे तो सॉलिड क्या होगा, कंडक्टर होगा। दूसरा हो जाएगा सेमी कंडक्टर, और तीसरा हो जाएगा इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखेंगे तो सॉलिड तीन तरह का होगा। ठीक है, आया बात समझ में? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या है? अगर कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी अगर इसका है 10 to the power 4 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर, तो ये कंडक्टर है। ठीक है, या गुड कंडक्टर बोलो या कंडक्टर बोलो, जो बोलो। ठीक है, उसके बाद सेमी कंडक्टर का क्या है? इसका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी ये होता है 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम पर मीटर। 10 to the power 6 to 10 to the power 4 -4 है ना। नहीं, 10 to the power 4 ही है। 10 power -6 to 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर। और अगर इंसुलेटर है तो इसका कंडक्टिविटी होगा 10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। ठीक है, अब देखो कि कंडक्टिविटी क्या होता है। तो तुम लोग पहले रूल पढ़े होंगे ओम का, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस मतलब एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रोकने के कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। So resistance is a property with which any substance can prevent or try to prevent to the flow of electron.
ठीक है ना। तो अगर इस दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, रो एल बाय ए। ये जो रो है क्या है, रेसिस्टिविटी, वो क्या है, रेसिस्टिविटी। आई बात समझ में। सो अच्छा, रेसिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, उस कंडक्टेंस उसका उल्टा होगा। कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी which allow or capacity of a substance which the extent up to which electron can be allowed to flow, कितना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए वो प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। आया समझ में। तो रो हो गया रेसिस्टिविटी, तो ये क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। आई बात समझ में। तो रेसिस्टिविटी का क्या होगा फॉर्मूला, R इंटू ए बाई एल होगा ना। तो ये R क्या हो गया, ओम होगा ना, यहाँ ए बाई एल होगा। तो ये मीटर स्क्वायर होगा और एल मीटर होगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ओम मीटर। क्या होगा यूनिट रेसिस्टिविटी का, ओम मीटर। समझ में आया, क्लियर। ये फिजिक्स का चीज हम बता रहे हैं, ओम मीटर, समझ में आया, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कप्पा। ये डंडा को लंबा कर देंगे, ये नहीं है कप्पा है, ठीक है, कपार नहीं कप्पा, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू 1/2, यही ना होगा, हाँ। और रो का क्या है, यूनिट ओम मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, ना यूनिट लिखे सबने, पर ओम पर मीटर लिखे, समझ में आया। तो रेसिस्टिविटी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि 1 मीटर तार का इतना रेसिस्टेंस है, इन बताता है। रेसिस्टिविटी क्या बताता है हमको, यूनिट है ना, यूनिटी लेंथ का वायर है तो उसका रेसिस्टेंस इतना होगा। ओम मीटर मतलब क्या हो गया, 1 मीटर वायर का रेसिस्टेंस इतना ओम है। अगर यहाँ 1 है, 1 मीटर वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम है, जिसका थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। ये हो गया कंडक्टिविटी। 1 मीटर तार का कंडक्टिविटी इतना हो, समझ में आया। 1 मीटर तार का कंडक्टिविटी इतना पर ओम है, ठीक है। आए बात समझ में। इसको पढ़ाएंगे आगे। पर ओम को हम लोग लिखते हैं सीमेंस, एस, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप समझ में आया कंडक्टिविटी क्या है, हाँ। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हुआ, है ना। रेसिस्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी वायर का, किसी भी मेटल का, जिसमें वो बताता है कि उस मेटल का 1 मीटर के तार का जिसका डायमीटर 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो इतना रेसिस्टेंस पोज करेगा, इतना रेसिस्टेंस वो पुट करेगा। तो कंडक्टिविटी उसका उल्टा हो गया कि 1 मीटर वायर रहेगा तो उसका कंडक्टिविटी इतना ओम होगा या इतना सीमेंस होगा, ठीक है। समझ में आया। जस्ट उसका उल्टा हो गया तो उसी को, तो हम लोग कंडक्टिविटी के रेंज के बेसिस पर हम लोग
क्लासिफाई करते हैं सॉलिड को 3 कैटेगरी में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टिविटी इस रेंज में आ रहा है 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर, ठीक है। तब ये कंडक्टर है, या गुड कंडक्टर बोलो या कंडक्टर बोलो, बात एक ही है। और सेमी कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रेंज है 10⁻⁶ to 10⁴ ओम पर मीटर। और इंसुलेटर जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता है, उसका कंडक्टिविटी का रेंज 10⁻20 to 10⁻10 है। बहुत कम है, दोनों माइनस में है, बहुत ही कम है ना। और इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। सेमी कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास डिफिकल्टी से होता है। और इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता ही नहीं। नॉर्मली यही बोलते हैं, हाँ। लेकिन अब हायर क्लास में हमको ये बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, कंडक्टिविटी रेंज बताना पड़ेगा, ठीक है। इस रेंज में कंडक्टिविटी रहेगा तो कंडक्टर, इस रेंज में कंडक्टिविटी रहेगा तो सेमी कंडक्टर, इस रेंज में कंडक्टिविटी रहेगा तो इंसुलेटर। तो मेटल जितना भी होता है वो सब के सब इधर आता है, मेटलाइट सब यहाँ आता है, बाकी जितना भी फाइबर्स है वो सब इंसुलेटर है, जितना भी फाइबर है वो सब इंसुलेटर है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को, अब इसमें ये गुड कंडक्टर है, ये थोड़ा मॉडरेट है, ये इंसुलेटर है। इसको हम लोग साइंटिफिकली जो है एक बैंड थ्योरी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाए थे, एटम एटम मर्ज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था। तो यहाँ पर भी मेटल मेटल मर्ज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। मेटालिक एटम आपस में मर्ज करके मेटालिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पर भी वही, उसको हम लोग मेटालिक के केस में उसका नाम बैंड थ्योरी दिए। बाकी जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग बैंड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम लोग 3 तरह के सॉलिड है, इसको हमको एक्सप्लेन करने के लिए बैंड थ्योरी का पढ़ाई करना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, चिंता नहीं करना है। फिर फिजिक्स में भी पढ़ाई होगी इसकी, ठीक है। हम तो शॉर्ट में पढ़ा देंगे, समझ गए ना। फॉर डिटेल्स यू मस्ट कॉन्टेक्ट फिजिक्स, ठीक है, हाँ। तो बैंड थ्योरी क्या है? बैंड थ्योरी एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, जैसे हम लोग मान लो कि सोडियम गुड कंडक्टर है या नहीं, तो सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हाँ। तो मान लो कि 2 सोडियम आपस में मर्ज करेगा, तो 1s 1s के साथ, 2s 2s के साथ, 2p 2p के साथ, 3s 3s के साथ मर्ज करेगा। तो जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पढ़ाए नहीं मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसी तरह का एनर्जी डायग्राम बनेगा, हाँ। तो 1s 1s करेगा, दूसरा सोडियम आ गया तो फिर इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, यही ना होगा, हाँ। ये इसके साथ मर्ज करेगा, ये इसके साथ मर्ज करेगा, ये इसके साथ मर्ज करेगा, और ये इसके साथ मर्ज करेगा। तो ये बनेगा सिग्मा 1s। 2 ऑर्बिटल मर्ज करेगा तो 2 नया ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग, पढ़ा है ना। सिग्मा 1s है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मेटालिक बॉन्डिंग, सिग्मा मेटालिक बॉन्डिंग, सिग्मा मेटालिक नॉन बॉन्डिंग, इस तरह से लिखेंगे। तो जो भी इनर रहता है वो सब तो आपस में कैंसिल हो जाता है। ऑर्बिटल थ्योरी बहुत बड़ा लिखते हैं, इतना बड़ा लिखते हैं डायग्राम, लिखते हैं ना।
नीचे वाला सब तो कैंसिल हो जाता है एक दूसरे का, क्योंकि जितना बॉन्डिंग है उतना ही एंटी बॉन्डिंग है। तो खाली लास्ट में इसको देखते हैं, तो हम ये सब को छोड़ देते हैं। ये सब इनर ऑर्बिटल है, ये सब का हम नहीं लिखेंगे। ये दोनों मर्ज किया तो दो नया ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग दूसरा नॉन बॉन्डिंग। तो पहला क्या है, मान लो कि ये सोडियम है, तो इसका एक ही ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो है दो ठो बनेगा Na2, तो दो ठो बन गया ना। फिर अब यहाँ पर ये Na2 है, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल यहाँ बन गया, एक ऑर्बिटल यहाँ बन गया, एक ऑर्बिटल यहाँ बना और एक ऑर्बिटल यहाँ बना, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद जो है तो इसमें क्या होगा, अब इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर Na2 में दो इलेक्ट्रॉन, खाली हम 3s का दे रहे हैं लास्ट वाला का, ये यहाँ से यहाँ तक काम नहीं बना रहे हैं। आई बात समझ में। इसको हटा दिया क्योंकि वो सब आपस में कैंसिल हो जाता है, तो खाली बाकी लास्ट वाला में बचा है, तो उसी का होता है। तो दो ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, दो ठो यहाँ आ गए, ठीक है। अब जो है 3 होगा, अब जो है 3 ऑर्बिटल बनेगा, 3 ठो सोडियम आएगा, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज करेगा। तो यहाँ पर जो है ऐसे एक तो बीच में हो जाएगा, यहाँ पर Na3 3 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप आ जाएगा, 1 2 3 को आएगा इलेक्ट्रॉन, तो 2 ठो यहाँ रह जाएगा, तीसरा यहाँ चला जाएगा, ये खाली रह जाएगा, ठीक है। अब फिर हो गया, 1 2 3 4 को बन गया, Na4 मतलब 4 को सोडियम, 4 सोडियम ऑर्बिटल आपस में मर्ज कर रहा है। हम खाली आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दिखा रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 ठो यहाँ जाएगा, 2 ठो यहाँ जाएगा, ये दोनों खाली रह जाएंगे। तो इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, मर्ज होते जाएगा। ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो जब ये मर्ज जितना ज्यादा सोडियम होता है, ये सब नजदीक नजदीक होते जाता है, तो एनर्जी डिफरेंस कम रह जाता है, ठीक है ना। तो बैंड थ्योरी में क्या बोलता है कि जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो जितना ज्यादा एटम आपस में ज्वाइन करता है, मर्ज जितना ज्यादा एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज करता है, ये स्प्लिटिंग नजदीक नजदीक हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराना आसान होता है। तो इनर ऑर्बिटल जितना भी है, इनर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबका तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मर्ज करता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। आप देखो यहाँ 3s है ना, तो उसके बाद 3p आएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है ना, ये तो खाली है, ये भी आपस में मर्ज करेगा। तो 3s जो आपस में मर्ज करके यहाँ बना रहा है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, समझा। 3s मर्ज करके, मतलब सोडियम का हम एग्जांपल लिया, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है मेटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है मेटल में, वो जो आपस में मर्ज करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यही है ना, तो मान लो कि वैलेंस बैंड बन गया, ठीक है, ये वैलेंस बैंड बन गया। तो वैलेंस बैंड जनरली हो सकता है कि कंप्लीटली फिल्ड हो, पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, मेटल में तो जनरली पार्शियली फिल्ड ही रहता है,
है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट जाओगे तो भले वहाँ पर भरा हुआ मिलेगा डी में, समझ गए। तो ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है। अब जो वैलेंस, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ये वाला हिस्सा, ये तो वैलेंस बैंड हो गया। अब आगे जो खाली है, आगे जो ऑर्बिटल्स खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी आपस में मर्ज करेगा। वो जो आपस में मर्ज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ये हो गया वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ये कम हुआ एनर्जी, और यहां आएगा कंडक्शन बैंड। ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये खाली रहता है। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। समझ में आया? कंडक्शन बैंड किससे बना? इस दोनों से कंडक्शन बैंड बना, इस दोनों से वैलेंस बैंड बना। समझ में आया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो पार्शियली फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, उससे क्या बन गया? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और वैलेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाद जो आगे का जितना भी है सब तो खाली है, तो वो सब आपस में मर्ज करेगा। उसमें जो सबसे नजदीक वाला मर्ज करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकलेगा, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड मतलब खाली जो ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ गए ना, वो मर्ज करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। आई बात समझ में? हाँ? अब देखो मेटल में क्या होता है। मेटल में क्या है कि ये जो गैप है, ये जो गैप है ना दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है, ये बहुत कम होता है, लगभग ओवरलैप कर जाता है, मतलब इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये तो हो गया। अब बताते हैं, ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड, दोनों मर्ज कर गए। ये मेटल के केस में, मेटल मतलब कंडक्टर, मेटल मतलब कंडक्टर, है ना। सॉलिड जो कंडक्टर है, जो गुड कंडक्टर है, उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है बहुत नजदीक होता है, इतना नजदीक होता है कि दोनों ओवरलैप कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें चला जाता है। और कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इधर उधर घूमने लगेगा बसंती हवा के जैसे, समझ गए? फ्री हो गया। अब इससे निकल गया, इसमें आ गया, इससे निकल के इसमें आ गया, और इसमें जब आया तो फ्री हो गया, एकदम बसंती हवा, ठीक है, घूम रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा तो गुड कंडक्टर हो जाएगा ना। जब तक ये यहाँ था तब तक वो उसी में घूम रहा था, ऑर्बिटल मोशन ले रहा है, चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसको ऑर्बिट से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले आए। और जैसे कंडक्शन बैंड में लाए तो न्यूक्लियस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ये फ्री हो गया, फ्री हो गया, फिर मूवमेंट शुरू कर दिया बाहर में, एक कंडक्शन बैंड से दूसरे के कंडक्शन बैंड में, तीसरे के कंडक्शन बैंड में। इसी तरह से वहां पर बहुत सारा ऑर्बिटल बनेगा ना, बहुत सारा कंडक्शन बैंड बन जाएगा ना, एक कंडक्शन बैंड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, मतलब बिना पूछे चलना शुरू कर देता है। समझ गया ना? आई बात समझ में? तब जो है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए ये गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो नेग्लिजिबल होता है या नहीं होता है, ठीक है। जितना कम एनर्जी गैप होगा उतना बढ़िया कंडक्टर। बोलते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? वैलेंस बैंड
और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप 0 होगा, ठीक है। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में गैप बहुत कम होता है। ये जो गैप है ना बहुत कम होता है। ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। किसके लिए ये बताया, सेमी कंडक्टर के लिए, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप जो है ये कम है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से जंप कर जाता है। लेकिन चूंकि ओवरलैप नहीं हुआ है तो लगातार जंप नहीं कर पाता है, आसानी से जंप नहीं कर पाता है, जंप करता है तो इसीलिए सेमीकंडक्टर में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है। उससे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो लगता है ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, यानी थोड़ा इलेक्ट्रिक सप्लाई हुआ फिर गायब, फिर सप्लाई फिर गायब, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं मिलता है। समझ गए, आई बात समझ में। कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए इम्प्यूरिटी डालना होगा, डोपिंग करना होगा ना, आई बात समझ में। और जब इंसुलेटर रहेगा तो ये जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में जो ये एनर्जी गैप है ये वेरी लार्ज है, ठीक है, उसमें एनर्जी गैप रहता ही नहीं है, इसमें वेरी लार्ज, और इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन, क्योंकि इतना ज्यादा इसके बीच में गैप है कि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाता है। समझ गए, इसमें जंप करना ही नहीं है ना, दोनों घर का दरवाजा एक हो गया, इससे इसमें आएगा, इससे इसमें जाएगा, दोनों मर्ज हो गया ना, है ना। घर में बनाते हैं दरवाजा लगाते हैं रूम के बीच, अब इस घर से उस घर में जाना आसान है, ये दरवाजा जाओ इधर से जाओ, है ना, घूमो, है कि नहीं, है, तो यहाँ आसानी हो गया, चला गया, मर्ज हो गया है ना, ओवरलैप हो गया है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में मर्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को स्मूथली ये फ्लो लगातार कर रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इसको गुड कंडक्टर हो गया, ठीक है। सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है कि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाए। जब तक कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। और इसमें तो एनर्जी गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता ही नहीं है। तो जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा नहीं, क्योंकि एक कंडक्शन बैंड से दूसरे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो तभी होगा ना जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो तो खाली रहता है, उसमें गया इलेक्ट्रॉन तब ना मूवमेंट शुरू होगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो इस बेसिस पे अब हम लोग बोलेंगे कि जिसमें फॉरबिडन जोन 0 हो वो कंडक्टर, गुड कंडक्टर, जिसमें फॉरबिडन जोन बहुत कम हो वो सेमी कंडक्टर, और जिसमें फॉरबिडन जोन वेरी लार्ज हो वो इंसुलेटर। इसके बेसिस पे बता देंगे बैंड थ्योरी से 3 तरह का, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बचा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दैट विल डिस्कस टुमारो नाउ, ठीक है।